हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। मैं हूं आपका बायोलॉजी एग्जाम गुरु। माय नेम इज आशीष राठौर एंड टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट मिशन विजय टेस्ट 2। माइनर टेस्ट 2 था आपको। तो टेल मी बच्चों, हाउ वाज द टेस्ट, कैसा गया आप लोगों का टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट इज नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म रिवील दैट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अर्थ क्रस्ट की कंपैरिजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ एलिमेंट्स के दिए हैं, उसमें बता रहा है कि हायर है लोअर है। तो जनरली आप देखिए एक कहावत है ना कि हम मिट्टी से बने ही हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है ना, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। यानी कि हमारी सॉइल का जो कंपोजिशन है, जो एलिमेंटल एनालिसिस था कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, वो कहा वही सारी चीज़ें हमारे अंदर भी हैं लेकिन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो उसने टेबल दी है, तो कुछ कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, यहाँ पर ये 4 एलिमेंट और दिए हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड सिलिकॉन। ये इनकी सारी परसेंटेज दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिख दिया। मान लो परसेंटेज यहाँ पे लिख दिया किसमें, ह्यूमन में, ह्यूमन बोले तो लिविंग। और यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज कंपोजिशन इन नॉन लिविंग इनएमिनेट ऑब्जेक्ट दैट इज अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे लिख दिया नॉन लिविंग। ठीक है, और कुछ यहाँ पर डिफरेंट परसेंटेज दे दी, इसमें इतना है कार्बन, इसमें इतना है। तो आपको सारी परसेंटेज याद नहीं रखनी है, बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए। तो एक ट्रिक होती है, जितने भी सिंगल लेटर वाले जैसे कार्बन 1, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो 1 डिजिट्स आ रहे हैं इसमें। और इसमें 2 लेते हैं, Mg 2 आते हैं, Ca 2 आ रहे हैं, NaSi। तो ये डबल वाले हैं, ये आपकी नॉन लिविंग में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपकी नॉन लिविंग में ज़्यादा होते हैं, नॉन लिविंग में मोर। किसी कंपैरिजन में, ह्यूमन के कंपैरिजन बोले तो लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो सिंगल लेटर वाले हैं, ये आपके लिविंग में ज़्यादा होते हैं, बोले तो ह्यूमन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपकी सारी परसेंटेज रटनी नहीं है, बहुत सारी परसेंटेज है। तो आपको अगर रटना ही है तो इतना याद रख लीजिए, ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट होता है, चाहे वो लिविंग की बात करे और चाहे वो यहाँ अर्थ क्रस्ट की बात करे, है ना। दोनों में आपकी आपकी इसका मोस्ट अबंडेंट हो गया। और नॉन लिविंग में आपका सिलिकॉन आपका सेकंड मोस्ट होता है, और सोडियम है ना, सोडियम में सॉरी नाइट्रोजन, ये आपका लीस्ट अबंडेंट मतलब नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, वहीं आपके सेकंड मोस्ट लिविंग में देखा जाए तो कार्बन होता है और लीस्ट होता है सिलिकॉन। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। तो अब लिविंग में आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सब कुछ ज़्यादा है। या दूसरी टिक ऐसे याद रख लो कि कौन से एलिमेंट लिविंग में ज़्यादा है, तो कौन से, CHONS, कौन से, CHONS, कौन से एलिमेंट लिविंग में ज़्यादा है, तो यही कौन से है, ज़्यादा है लिविंग में, है ना। तो दूसरी ट्रिक ये भी हो याद करने की। ठीक है, तो हायर अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, पहले ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, लोअर हो नहीं सकता है, इक्वल हो नहीं सकता, नन हो नहीं सकता। ठीक है, तो परसेंटेज आपको इसमें लर्न नहीं करना है, बस आप इतना देख लीजिए, बस कंपेरिजन थोड़ा याद करना है। सेकंड देख लेते हैं, इन लिविंग टिश्यू ग्राइंडेड इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3 COOH। ठीक है, ग्राइंड कर दिया पेस्टल या मोटार में, एक बर्तन में, एक वेसल में इसको ग्राइंड कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, चीज क्लॉथ से छाना। ठीक है, ये आपका मोटार है और ये हमारी चीज क्लॉथ है, ये आपका हो गया ये कॉटन पेपर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ ऊपर रह जाती हैं जिसको बोलते हैं रिटेंटेड, ये है रिटेंटेड। ठीक है, या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, और कुछ फिल्टर हो जाती, नीचे आ जाती हैं। ऐसा समझ लो, चाय बनाई है आपने, चाय छन के नीचे आ गई, चाय छन के नीचे आ गई, वो एसिड सॉल्युबल पूल है, एसिड सॉल्युबल पूल है, बोले तो फिल्टर हो गया, इसलिए कहते हैं फिल्टरेट है। और जो ऊपर रह गई, जो पत्ती ऊपर रह गई, वो रिटेन मतलब बची रह गई ऊपर, तो रिटेंटेट है वो, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल और क्योंकि ये होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, इसलिए छन गए। ठीक है, तो माइक्रो के बेसिस पे देख लो, रिटेंटेड या फिल्टरेट के बेसिस पे देख लो, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल पे देख लीजिए आप। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि एसिड सॉल्युबल पूल प्रोपोर्शन में क्या आएगा आपका, कम इन द फिल्टरेट पोर्शन। ठीक है, या माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, और एनसीईआरटी के एक चीज़ और बोली इनको बोला साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन विदाउट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन विद सेल ऑर्गेनेल, तो आपका रिटेंटेड में आएगा वो। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे दाएं के भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर एवोपोरेशन ऑफ, देखो एक चीज़ जान लीजिए, आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हो सकता है एनिमल, ठीक है, हो सकता है प्लांट, कुछ भी हो सकता है। इसको जो वेट है, इसको वेट को हम बोलते हैं क्या, फ्रेश वेट, फ्रेश वेट, ठीक है। या दूसरा होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेट वेट, वेट वेट। अगर हम इसका सारा पानी निकाल दें, एवोपरेट कर दें, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म कर दें तो सारा पानी निकल जाएगा, इसका एवोपरेट हो जाएगा, और जो बचा है उसको कहते हैं ड्राई वेट या ड्राई मैटर, ठीक है। अगर इसको हम बर्न कर देते हैं, ठीक है, बर्न कर देते हैं लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न कर देते हैं, तो आपका जो बचा है वो क्या बचता है, वो बचता है एस, बोले तो राख, ठीक है। इतना जान लीजिए, सबसे पहले फ्रेश वेट, देन ड्राई वेट एंड एश, बोले तो राख। अब इसमें आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या ऑर्गेनिक भी है आपका, इनऑर्गेनिक भी है, ठीक है, एंड वाटर भी है, ठीक है। जब आपने गर्म किया तो वाटर तो निकल जाएगा, बचा क्या, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो कहते हैं जो ड्राई वेट है आपका, उसके पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आपके होते हैं, जिसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम बर्न कर देते हैं तो CO2 भी रिमूव हो जाती है, मतलब CO2 भी निकल गई, बोले तो कार्बन भी उड़ के ले गई, कार्बन भी उड़ गया आपका। तो अब बचा क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो आपको इनऑर्गेनिक को आइडेंटिफाई करना है तो एस बनाइए, आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को आइडेंटिफाई करना है तो ड्राई मैटर में देख लेते हैं, ठीक है, और बाकी फ्रेश वेट तो अब होता ही है। तो कहते हैं आफ्टर एवोपोरेशन, बोलो पानी में निकल गए यहाँ पे, एंड वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव गेट, क्या बचेगा आपका, ड्राई वेट, है ना, एवोपोरेशन के बाद एस बना, ये तो बढ़ने के बाद बचता है, और ये तो नॉर्मली फ्रेश वेट होता ही है। तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमिनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ओके ठीक है, कंटेनिंग एमिनो ग्रुप भी होता है एंड एसिड ग्रुप होता है। मतलब ही क्या होता है, देखो CH है आपका, मीथेन होता है CH4, ये मीथेन है आपका, ठीक है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक इधर से कर दिया, इसकी जगह लगा दिया मैंने NH2C, और इधर लगा दिया COOH, और यहाँ पे एक रहने दिया और एक लगा दिया डिफरेंट वेरिएबल ग्रुप R। तो कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास एमिनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप होते हैं कहलाते हैं एमिनो एसिड, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव बोथ एमिनो एंड एसिड ग्रुप दैट कॉल्ड एमिनो एसिड। तो कह रहा है एमिनो एसिड एंड एसिड ग्रुप, ठीक है, सेम कार्बन होते हैं। अब देखो जिस पे COOH ग्रुप लगा उसके बगल वाले को कहते हैं अल्फा कार्बन, उसी पे है NH2 ग्रुप, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अमीनो एसिड को बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। यही आपकी इसी की होती है पॉलीमराइजेशन, और बनता है आपकी प्रोटीन। जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो यानी गामा और बीटा अमीनो एसिड होते हैं वो पॉलीमराइज कभी नहीं करते हैं, है ना, जैसे सिट्रुलिन और ऑर्निथिन, ये सब आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल। तो इतना जान लीजिए, सेम कार्बन पे अगर NH2 एंड COOH ग्रुप होगा तो ही पॉलीमराइज करेगा, तो ही प्रोटीन बना पाएगा, है ना, तभी इसे कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड, और कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यही था, ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, और जो अमीनो एसिड होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। तो अल्फा कार्बन एंड अल्फा अमीनो एसिड, सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड डिसाइड करेगा, अभी अभी मैंने बताया था, है ना, यहाँ पे NH2 लगाया था, एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे COOH लगाया था, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, और वेरिएबल R ग्रुप होता है। ये कुछ भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, COOH भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है, मिथाइल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सीरेन हो सकता है, बोलो हाइड्रोक्सी मिथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नॉट ओनली R बट आल्सो NH2 ग्रुप एंड COOH डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। तो ऑल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, Which of the following are aromatic amino acid? Aromatic amino acid बोले तो जिसके पास एरोमेटिसिटी आ जाए, अर्थात बेंजीन रिंग किसी प्रकार से आ जाए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे बेंजीन रिंग की तरफ से मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। ट्रिप्टोफैन मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ये इसका स्ट्रक्चर तो भैया हम ही नहीं बना पाएंगे, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। अब टायरोसिन में हम इतना बता सकते हैं, टायरोसिन में एक्चुअली आपको होता है फिनॉल, ठीक है, इसमें फिनॉल ग्रुप आता है, R की जगह R बराबर फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। और फिनाइल एल्यूमिन में आ जाएगा आपका R बराबर क्या होता है, फिनाइल एल्यूमिन बोले तो इसमें आ जाएगी टॉलिन, ठीक है, ये ग्रुप आ जाता है इसमें, ठीक। तो कहते हैं एरोमेटिक, मतलब बेंजीन इधर भी आ रही इधर भी आ रही, इसका मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इतना जान लीजिए, ये भी एरोमेटिक होता है। तो आपके ABC क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो ABC सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। हिस्टीडीन आपका बेसिक होता है, जो कि फिर भी आपके सिलेबस में है नहीं, है ना, सिर्फ लाइसिन बेसिक में दिया है, अर्जिनिन हिस्टीडीन लाइसिन 3 होते हैं वैसे बेसिक, लेकिन आपको जानने की जरूरत है नहीं। फिलहाल आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट असल रीजन है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड हैव कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड दैट इज अमीनो शुगर होती है, काइटिन बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कह रहे हैं काइटिन ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड नहीं होते हैं, ये होते हैं होमो, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स अमीनो शुगर बोलो तो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन की एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, इसकी काफ़ी सारी यूनिट ऐसे ऐसे करके लग जाती है, नाग है ना, नाग बोले तो नाक का होल एन ले दिया सीधा मैंने, ठीक है, होल एन। तो कहते हैं काफ़ी एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन बोलो तो अमीनो शुगर बोलो तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड अगर आपस में जुड़ते चले जाएं और सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, जब सेम यूनिट किसी पॉलीमर में बार बार रिपीट होती है तो उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। अगर डिफरेंट होते हैं ये चीज़ें इसे कहते हैं हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। तो आपके न्यूक्लिक एसिड में जो आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन बेस, वहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलेगी आपको, है ना, क्योंकि डिफरेंट होते हैं वो। और जब प्रोटीन में अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो वो होते हैं आपके हेट्रोपॉलीमर, बाकी आपके ये आपके होमोपॉलीमर है, ठीक है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है। फिलहाल ये होमोपॉलीमर पर बड़ी ज़्यादा लेक्चर हो गया, फिलहाल ये आपका गलत हो गया, पहले सही हो गया। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पामिटिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड हैव हाउ मेनी कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, ठीक है। तो आपका CH3 CH2 का होल 14.COOH, टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, टोटल कार्बन होते हैं इसके पास कितने, 16 कार्बन, ठीक है। अब कहते हैं COOH के पास जो बगल में ग्रुप लगा होता है इसको बोलते हैं R ग्रुप, ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाएगा 15, R बराबर हो जाएगा 15 और टोटल कार्बन हो जाएंगे कितने, 16 कार्बन। तो कहते हैं एक्सक्लूडिंग मतलब इस कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन होंगे, R बराबर 15 अर्थात 15 होंगे, ठीक है। तो 15 हो जाएंगे, ये 15 की ऑप्शन में। अच्छा एक और, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड में कितने 20 कार्बन होते हैं, ठीक है। और COOH वाले को छोड़ देंगे अगर तो कितने हो जाएंगे, 19 कार्बन हो जाएंगे। तो जिसने अगर एक्सक्लूडिंग वर्ड पर ध्यान नहीं दिया होगा वो तुरंत से 16 और 20 लगा के आंसर आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत, आपको मिलेंगे -1, ठीक। तो याद रखिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी होता है, 15 19 आपका सही है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिपिड हैविंग ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बिल्कुल सही बात है, मे बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। अब आप सिंपल ये बात जान लीजिए, ये आपका सेंट्रल ग्लिसरॉल है, ठीक है, इसके 3 फैटी एसिड मैंने ये लगा दिए, ठीक। अब मैंने ऐसे क्यों बना, आसानी होता है, ठीक है। आप इसका डाइजेशन करेंगे तो आपका डाइजेशन करके डाइग्लिसराइड बन गया, ठीक है। ये है आपका ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो नंबर ऑफ फैटी एसिड इन ट्राइग्लिसराइड कितने होते हैं, 3, ठीक है। ये क्या है, फैटी एसिड कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। नंबर देखो नाम देखिए ट्राइग्लिसराइड, ऐसा लग रहा है ग्लिसरॉल 3 है, नहीं, ग्लिसरॉल 3 नहीं है, फैटी एसिड 3 है। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ ग्लिसरॉल इन ट्राइग्लिसराइड तो आप 3 बता देंगे, नहीं, ग्लिसरॉल तो एक ही है सेंटर पोर्शन पे, ठीक है। आप 3 फैटी एसिड इसमें R1 R2 R3 लगा दो, R1 R2 R3, ठीक है। तो मे बी डाइग्लिसराइड, ये हो गया आपका डाइग्लिसराइड, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे। और इसके बाद और बना दो, ये मोनोग्लिसराइड हो गया और डाइजेशन हो जाएगा आपका, ये ग्लिसरॉल अलग और फैटी एसिड अलग, ठीक है। तभी तो कहते हैं जो लिपिड होता है फैट है वो डाइजेशन के बाद ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बनाता है, तो इस तरह से बनाता है। तो मे बी ट्राइग्लिसराइड, मे बी डाइग्लिसराइड एंड मे बी मोनोग्लिसराइड, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड, लेसाइथिन, है ना, रटा हुआ क्वेश्चन है, लेसाइथिन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट जो होता है ना, जो लिपिड बाइलेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड कौन सी होती है, उसको बोलते हैं क्या, लेसाइथिन, है ना, लेसाइथिन बोलते हैं। ये क्या है भैया, स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, NH2 ग्रुप CH ग्रुप में यहाँ पर लगा दिया COOH एंड लगा दिया यहाँ पे R, ठीक है। R वेरिएबल होता है, R अगर हाइड्रोजन होता था तो ग्लाइसिन बोलते थे, R अगर मिथाइल होता था तो एल्डिन बोलते थे, R अगर आपका CH2OH अर्थात हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाता था तो बोलते थे सेरेन, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग होती थी तो आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड में आते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे R बराबर दिया है मिथाइल एंड दिया है हाइड्रोक्सी मिथाइल एंड दिया है यहाँ पे दूसरा है ही नहीं, मतलब ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्यों है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक। कोलेस्ट्रॉल का एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, C27H45OH, ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक, कोलेस्ट्रॉल है। तो A एल्डिन हो गया, B सीरिन हो गया, A एल्डिन सीरिन एंड कोलेस्ट्रॉल, फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल है मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग, एसिड सॉल्युबल पूल है अर्थात ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है ना। और माइक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है, लेस देन, है ना, लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है। इन जनरली कितना होता है, 18 से लेके
800 डाल्टन तक होता है। ये लेस देन 1000 बोले जाते हैं और मोर देन 1000 बोला जाता है ना माइक्रो मैक्रो के लिए, लेकिन 18 से 800 डाल्टन इन जनरली होता है। तो कहते हैं 18 से 800 डाल्टन, ठीक है। जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बोले तो पॉलीमर होते हैं, उनका जो हम मेजरमेंट करते हैं, वेट का मेजरमेंट करते हैं, वो डाल्टन में करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो डाल्टन। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन आर जनरली हेट्रोपॉलीमर। अभी अभी मैंने बताया था होमोपॉलीमर मोस्टली जो आपके ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है ना, और ये सारे कार्बोहाइड्रेट जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आपके, वो सारे कैसे होमोपॉलीमर दिए हैं, ग्लूकोज के होमोपॉलीमर होते हैं। लेकिन प्रोटीन कैसा हेट्रोपॉलीमर है, अर्थात इसकी जो अमीनो एसिड है, इस प्रकार से ये अमीनो एसिड लगे हैं, ठीक है। नो डाउट अमीनो एसिड है, लेकिन उन अमीनो एसिड में आर ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। जब आर ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो ये एक प्रकार की सेम यूनिट रिपीट नहीं हो रही है, ये यूनिट डिफरेंट प्रकार की यूनिट हो रही है, इसलिए कहते हैं प्रोटीन आर हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग है ट्रिप्टोफैन मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। थर्ड जाएगा ट्रिप्सिन, एक प्रकार का एंजाइम होता है, और मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये सारे के सारे आपके नशीले पदार्थ होते हैं, अर्थात एल्कलॉइड में आ जाएगा आपका, ठीक है। और ड्रग आपका बिलिब्लास्टिन एंड करक्यूमिन होते हैं। बिलिब्लास्टिन का यूज एंटी कैंसर में यूज किया जाता है। ड्रग बोले तो मेडिसिन, ठीक है, ड्रग बोलो या फिर मेडिसिन बोलो, ठीक है। ये आपका आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, H3 दो में सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब BH2 है और BH4 है, मतलब सिर्फ B से ही डिसाइड हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो BH2 है या BH4 है, बीच क्या है, BH4 है, तो आंसर क्या थर्ड हो जाएगा। तो कभी कभी हमें ऑप्शन देखने ही नहीं पड़ते हैं, पूरे एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं और हम आंसर पा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप सबसे पहले आप चूज कर रहे हैं ट्रिप्टोफैन है, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि वो एरोमेटिक होगा, है ना। सबसे ज़्यादा आप जिसमें कॉन्फिडेंस हो पहले उसे पकड़िए और यहाँ पर देखिए, ठीक। जैसे मान लो अगर 8 सेकंड, सपोज दैट 8 सेकंड होता तो 8 सेकंड एक ही ऑप्शन में है, तो आपको कोई सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़िए, लेकिन आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज़ में। एंजाइम विच कैटलाइज लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड, एंजाइम विच, अच्छा लिंकिंग टुगेदर मतलब कोई एंजाइम है अगर लिंक कर रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो कौन सा होता है, लाइगेजेस, है ना, लाइगेजेस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। लाइगेज रिमूव करता है, ट्रांसफरेज ग्रुप को ट्रांसफर करता है, हाइड्रोजनेजेस या ऑक्सीडो रिडक्टेज या ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, करेक्ट दिखना है। ये आपकी बॉन्ड दी है और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल दिए हैं, यहाँ पे लिखा है एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, एक ही देखो सब में एज लगा, एज, मतलब ये सारी चीजें दी हैं वो क्या है, एंजाइम है, ठीक है। और ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, राइबोजाइम को छोड़ के, ठीक है। राइबोजाइम में फिर एज नहीं आएगा, मोस्टली जिसमें एज सफिक्स आता है वो एंजाइम होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड की, और डिफरेंट अमीनो एसिड के बीच होता है ओनली और पेप्टाइड बॉन्ड। तो कहते हैं इनके बीच कौन सी लिंकेज होगी, सारे के सारे के बीच सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज होगी, अदर लिंकेज नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना था इसमें आपको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कहते हैं सेलुलोज ये होमोपॉलीमर, अभी बताया मैंने, है ना। आपका ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मैंने कर दिया होल एन, बोलो ग्लूकोज की ये ग्लूकोज की यूनिट बार बार ऐसे करके रिपीट होती जा रही है ना। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है पॉलीमर, आपका हो सकता है ग्लाइकोजन, ठीक है, आपका हो सकता है सेलुलोज, ठीक है, और हो सकता है आपका स्टार्च, ठीक है। या आपके मैक्रोमोलिक्यूल अर्थात कार्बोहाइड्रेट है जिसकी होमो यूनिट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होती है, ठीक। तो सेलुलोज क्या होमोपॉलीमर है और ग्लूकोज का, ये सही हो गया। काइटिन प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन एंड आर्थ्रोपोड एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई, है ना, फंजाई की सेल वॉल दोनों जगह पाई जाती काइटिन, ठीक है। इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है, बिल्कुल सही बात है। आपका जो फ्रक्टोज का होल एन कर दीजिए आप, फ्रक्टोज की होल एन, मतलब अगर फ्रक्टोज यूनिट जैसे यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट रिपीट हो रही थी, अगर फ्रक्टोज यूनिट बार बार रिपीट हो तो जो बनने वाला पॉलीमर है उसे कहते हैं इनुलिन। याद रखिए इनुलिन है, इंसुलिन नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो गया। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल कोलेजन होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर रोबिस्को होता है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं हमें तो उसमें, तो फोर्थ विल बी आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुगर नॉट प्रेजेंट इन, देखो शुगर कहाँ नहीं होती, देखो आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, वो बना होता है आपका दो चीज़ों से,
न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दो चीज़ समझ के बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और बना होता है फास्फेट, ठीक है, फास्फेट ग्रुप बोलो, फास्फोरिक एसिड, ठीक। और जो न्यूक्लियोसाइड है आपका वो खुद दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर से, शुगर में आपकी कौन सी आती है, पेंटोज शुगर से, ठीक है, वो अलग की बात है। पेंटोज में डीऑक्सीराइबोज होती है और राइबोज भी हो सकती है। और बना होता है हाइड्रोसाइक्लिक रिंग, बोले तो नाइट्रोजनस बेस, हो सकते हैं प्यूरिन, हो सकते हैं प्रिमिडीन, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। आगे बात की बात है, फिलहाल हमें क्वेश्चन यहाँ देखना है। कहते हैं शुगर नॉट प्रेजेंट है, शुगर कहाँ नहीं प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन बेस में शुगर नहीं होगी, है ना, नाइट्रोजन बेस में। न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर है ना, जब न्यूक्लियोसाइड में भी है तो आपका न्यूक्लियोटाइड में भी शुगर होगी, न्यूक्लियोसाइड में भी शुगर होगी, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन बेस में शुगर नहीं होगी, ठीक, शुगर नहीं होगी। देख ले एडेनिन शुगर, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। साइडिडाइन, जब कहते हैं साइन या फिर डाइन सफिक्स लग जाता है तो न्यूक्लियोसाइड होता है। इलिक एसिड या फिर डेलिक एसिड सफिक्स लग जाता है तो न्यूक्लियोटाइड होता है। या डेलिक एसिड है मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है। एडिनोसाइन है, साइन या डाइन मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, सब में शुगर होगी। एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें शुगर नहीं होगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट वन। अच्छा ओके, रॉन्ग पूछना है, रॉन्ग कौन है एंजाइम के रिगार्डिंग। कहते हैं एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, सही है। एंजाइम एक्टिविटी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक नैरो रेंज टेम्परेचर एंड नैरो रेंज पीएच पे काम करता है, अच्छा काम करता है, बिल्कुल सही बात हो गई आपकी। कहते हैं कि एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर पे, सही बात है। एंड सर्टेन एक्सेप्शन ऑर्गेनिज्म द इफेक्टिव इवन 80 से 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। देखो जनरली एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर अर्थात 20 से 25 से 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़िया काम करते हैं। 40 पर या 40 के ऊपर टूटने लगते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना, डीनेचर्ड हो जाते हैं कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसमें, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, एक एंजाइम का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, है ना, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, जिससे निकाल लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो वो एक्चुअली में वो हॉट स्प्रिंग, थर्मल स्प्रिंग में, सल्फर स्प्रिंग में आपका रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इतने हाई टेम्परेचर पर भी उनका एंजाइम एक्टिव रहता है। तो कुछ को छोड़ के बाकी एंजाइम 40 के ऊपर डैमेज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोलिवाइल। और जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं उसको कहते हैं थर्मोस्टेबल। तो एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, थर्मोलिवाइल एंड थर्मोस्टेबल। अगर 80-90 यानी हाई टेम्परेचर पे एडजस्ट कर रहा है तो कहते हैं थर्मोस्टेबल, एंड 40 के ऊपर अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कहते हैं थर्मोलिवाइल एंजाइम, ठीक है। फिलहाल आगे देख लेते हैं। एंजाइम और हाई स्पेसिफिक होते हैं एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए और बनाते हैं प्रोडक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, सही है, लेकिन सम लिपिड के नहीं, सम बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, बोले तो आरएनए, बोले तो राइबोजाइम, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, तो आपका ये हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव एन आइडिया ऑफ काइंड ऑफ। जब अभी मैंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आइडिया देता है, इनऑर्गेनिक का भी देता है, तो बोथ आंसर, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू न्यूक्लियोसाइड बाय किसके द्वारा। एक बात जान लीजिए, आपका ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्या ये बना देता हूँ, मान लो पेंटोज शुगर, ठीक है, यहाँ पे OH लगा देंगे अपने हिसाब से, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। और एक और बना देते हैं यहाँ पे पेंटोज शुगर, ठीक है, यहाँ भी OH लगा होगा इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है, एक यहाँ पर लगा देते हैं, फिर भी OH लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर राइबोज है तो यहाँ पे OH होगा, इधर भी OH है, फिर भी लगा ही देते हैं, हटा हो गया पूरा, पेंटोज शुगर बन गई। अब यहाँ पे लग गया होगा तुम्हारा एडेनिन या कोई नाइट्रोजन बेस लगा होगा, यहाँ भी कोई नाइट्रोजन बेस मान लो लगा दिया मैंने गुआनिन, ठीक है। अब ये कहते हैं ये पेंटोज शुगर थी, इसमें लगा दिया मैंने क्या, नाइट्रोजन बेस, तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। कहते हैं अब दो न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़े होते हैं, किस पे, H3PO4, है ना, स्ट्रक्चर होता है P=OH, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, इसके ये वाला OH है ना, एक OH इधर और नीचे वाले कार्बन को 5 वाला कार्बन, ये 3' और 5' का भी OH, ये OH इसके H से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और पानी निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इससे जुड़ी होगी, किससे,
फास्फोईस्टर बॉन्ड से, और यहाँ से भी जुड़ जाएगा फास्फोईस्टर बॉन्ड से। पूरे को मिला के बोलेंगे फास्फोडाईस्टर, एक को बोलेंगे फास्फोईस्टर या सिंपली बोल दो ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड का मतलब ही है, ईस्टर किससे बनता है? एसिड एन अल्कोहल से ईस्टर बनता है। अल्कोहल यहाँ से आया, एसिड H3PO4 से आया, तो एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड ईस्टर होता है और बनने वाला बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड होता है। अगर फास्फोरस है तो फास्फोईस्टर बोल सकते हैं आप, सिंपली बोलो ईस्टर बॉन्ड। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग नॉट ए न्यूक्लियोसाइड, मतलब कहते हैं इसमें सफिक्स में साइन या फिर डायन आ जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं। तो देख लेते हैं, अगर डिलिक या फिर इलिक एसिड आता है तो कहते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, साइन आ रहा है मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, सही बात है। डाइन ये भी न्यूक्लियोसाइड है। डिलिक एसिड आ रहा है मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया ये, है ना। अभी मैंने बताया इलिक एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है वो सफिक्स में। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? कौन सा न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, क्यों? ये न्यूक्लियोटाइड हो गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपकी ये देखो राइबोस शुगर अभी मैंने बनाई थी 1 2 3 4 एंड 5, है ना। और ये आपका ग्लाइसिन है, सिंपली ग्लाइसिन कैसे पहचाना? क्योंकि R बराबर है हाइड्रोजन। ठीक है, R बराबर है हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका राइबोस शुगर है और क्या है? ग्लाइसिन है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, कहते हैं अमीनो एसिड कि दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्यों एसेंशियल मतलब एसेंशियल है हमारे लिए, जरूरी है हमारे लिए, क्यों? हम खुद नहीं बना पा रहे हैं उनको, अर्थात वो प्लांट से लेते हैं, फूड से लेते हैं, डाइट से लेते हैं। तो जो डाइट से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं अमीनो एसिड, वो कहते हैं एसेंशियल, जरूरी है हमारे, लेकिन नहीं बना पा रहे हम, जो खुद से बना लेते हैं, है ना, बॉडी खुद बना लेती है, वो कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड में से कहते हैं 10 होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल, है। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन वो कुछ दो नॉन एसेंशियल, दो सेमी, यहाँ पर अर्जिन हिस्ट्रीन का केस अलग आता है। फिलहाल MBBS में पढ़ेंगे, आप वो नहीं बताना चाहेंगे, यहाँ पे बोलना नहीं चाहेंगे। इतना आप अपने बेसिस पर इतना जान लीजिए, 10 होते हैं कैसे एसेंशियल और 10 होते हैं कैसे नॉन एसेंशियल होते हैं। अब नाम क्या होते हैं? अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मीथिनिन, फ्लाइनएलिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन एंड लाइसिन, ये 10 प्रकार के होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। फिलहाल आपको जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो सिंपली इतना आप जानिए, एसेंशियल अमीनो एसिड बोले तो हमारे लिए जरूरी है, और जरूरी है हम बोले तो कहाँ से? प्लांट से लेंगे, प्लांट बोले तो फूड से लेंगे, फूड बोले तो डाइट से लेंगे। ठीक है, तो कहाँ से मिलते हैं? हमें थ्रू डाइट के। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, which are the following most abundant protein in biosphere is Robesco, most abundant protein in animal is collagen। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड होता है। बहुत ही आसान सवाल है, मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड होता है। द एसिड इनसॉल्युबल प्रेजेंट रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, मेरे को गलत हो गया, यहाँ पे इनसॉल्युबल नहीं सॉल्युबल होना चाहिए था, है ना। अभी मैंने बताया था जो फिल्ट्रेट फॉर्म था उसको साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन की तरह ही मान सकते हैं, और जो रिडंडेंट पोर्शन था वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन विद सेल ऑर्गेनेल था, और नीचे वाला विदाउट सेल ऑर्गेनेल था। तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन बोले तो एसिड सॉल्युबल पूला में आएगा, बोले तो फिल्ट्रेट में आएगा, ये गलत बोल दिया इन्होंने। और माइक्रोमोलिक्यूल रिडंडेंट में आता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल बिकम में एसिड सॉल्युबल में नहीं आएगा, इन्होंने भी यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे आएगा इनसॉल्युबल पूल में, उल्टा बोल दिया, इनसॉल्युबल को इधर होना चाहिए था, सॉल्युबल को इधर होना चाहिए था। तो दोनों ही गलत हो गए आपके, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पॉलीसेकेराइड चेन लेफ्ट एंड राइट इन रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने इसमें हेर फेर कर दिया है कि NCERT में राइट एंड लेफ्ट दिया है, मैंने लेफ्ट एंड राइट उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो आप याद करते हैं, कुछ भी पूछिए आप याद रख लो, आर आता है इसमें, आर का मतलब है राइट, और का मतलब है रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो लेफ्ट वाला हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग एंड। इस सिंपली इसका मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता है। एक बात जान लीजिए, एक फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है। अगर हम ग्लूकोज को फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन में डालते हैं, अगर वो रिड्यूस हो जाए तो कहते हैं वो एंड आपका रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस नहीं होता कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग हो गया है। ये केमिस्ट्री के बेसिस पे होता है। आप इतना जान लीजिए कि जो आपका पूरी चेन होती है मोनोसेकेराइड की, मोनोसेकेराइड यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, इसका जो राइट वाला एंड होता है, बोले तो ये वाला एंड होता है, वो कैसा होता है? रिड्यूसिंग नेचर का होता है, और ये लेफ्ट वाला होता है वो कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। इतना जान लीजिए बस बायोलॉजी के लेवल पे। ठीक है, तो राइट वाला रिड्यूसिंग है, मतलब रिड्यूसिंग मतलब ये वाला होना चाहिए। ठीक है, और ये नॉन रिड्यूसिंग। इसका ठीक ऑप्शन देखो ऊपर वाला है, मैंने रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग बोल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपका फोर्थ जाएगा, बहुत से लोगों ने थर्ड लगाया होगा। ठीक है, थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, विंडो खोल के आते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अपर स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू, देखो एनारोबिक कंडीशन में बोल रहा है, एक बात जान लीजिए, ग्लूकोज व्हाट इज द फाइट ऑफ ग्लूकोज, क्या फ्यूचर है इसका। अगर ऑक्सीजन मिल गई तो पायरुविक एसिड बनते हैं और फर्दर क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आपका एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा और बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगर आपका फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के प्रेजेंस में तो बनता है क्या, अल्कोहल और बनता है CO2, ठीक है। 2 कार्बन का होता है C2H5OH एथिल अल्कोहल बनता है, ये 3 कार्बन का होता है, क्योंकि जो बनने वाला पायरुविक एसिड है वो भी 3 ही कार्बन का होता है, ये क्रैब साइकिल में चला जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये फैट है, तो कहते हैं एनारोबिक ब्रेकडाउन में, ये कौन सी वाली, एनारोबिक के लिए है, एनारोबिक, ठीक है। और ये क्या है आपका, फर्मेंटेशन है, ठीक है, ये फर्मेंटेशन हो गया आपका, ठीक। तो एनारोबिक ब्रेकडाउन कौन सा, ये वाला है, तो लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड, वो कहते हैं मस्कुलर फैटिक हो जाता है, मतलब थकावट आ जाती है ना, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन नहीं होती उस टाइम पे, एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है उस टाइम पे, तो हमारी ब्लड में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, इससे मस्कुलर फटीग आ सकता है। तो बायोलॉजिकली एंजाइम डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, मतलब एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं, तो कहते हैं कैटलिस्ट है। ऐसे तो इनऑर्गेनिक भी कैटलिस्ट थे, मतलब एंजाइम को एक्सक्रीट करते थे, है ना, तुम्हारी रिएक्शन को एक्सक्रीट करते थे, है ना, तो ये भी कैटलिस्ट हैं और इनऑर्गेनिक भी कैटलिस्ट होते थे। तो ये चीज़ इससे किस प्रकार से डिफरेंट है, हमें ये बताना है, ठीक है। वर्क एज मोर एफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, इनऑर्गेनिक इससे कुछ डिफरेंट होते हैं, है ना। एंड एंजाइम डैमेज एट हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ये भी आपका सही है, एंजाइम डैमेज हो जाते हैं 40 के ऊपर, है ना, और कुछ 80 से 90 पर भी स्टेबल बने रहते हैं, तो आर आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नंबर ऑफ कार्बोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली CO2 से NH2, कहते हैं CO2 से और प्लस H2O से आपको जो बनने वाला H2CO3 है, अर्थात कार्बोनिक एसिड है, अगर बिना एंजाइम के कर रहे हैं, विदाउट एंजाइम, ये काम अगर हम विदाउट एंजाइम के कर रहे हैं तो कहते हैं 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में, अरे ओ माय गॉड। और कहते हैं अगर एंजाइम आ जाए, बोले तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आ जाता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, पूरा नहीं लिखेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, तो कहते हैं 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में जुड़ रहा है। कितना भाई अंतर है, 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रहे थे, वही 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में बन रहे हैं, यानी कहते हैं 10 मिलियन टाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज दैट इज एंजाइम। तो कहते हैं एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो एब्सेंस में कितने 200 पर घंटे में, ठीक है, और प्रेजेंट में कितने 6 लाख पर सेकंड। इसका ठीक डाटा मैंने पहले ऑप्शन में दिया था, लेकिन रिवर्स कर दिया था और लगा दिया मैंने रिस्पेक्टिवली, और आपका -1 जरूर मिलेंगे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपने जरूर लगाया होगा, आंसर होगा 4। चलिए मिस्टेक वाला क्वेश्चन था ये। मैनी एलिमेंट आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री फॉर्म में या फिर कंपाउंड फॉर्म में, कहते हैं कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो नेग्लिजिबल होता है ह्यूमन की बॉडी में, अभी मैंने बताया था पूरी, कहते हैं सिलिकॉन लगभग नेग्लिजिबल होता है ना। और वही चीज़ ये आपका लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अर्थात इनएमिनेट ऑब्जेक्ट अर्थात अर्थ क्रस्ट में सेकंड मोस्ट में आता था, है ना, ऑक्सीजन के बाद सेकंड मोस्ट में आता था, और यही लिविंग बॉडी में नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है सिलिकॉन। ये नीट में आया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसा सा रीजन है, तो कहते हैं प्रोटीन, इन प्रोटीन में अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाई पेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है भैया। कहते हैं फॉर्म्ड बाई व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। इसे समझाने के लिए मुझे पूरा आपका 2-3 अमीनो एसिड बनाना पड़ेंगे, फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे NH2, ठीक है, ये CH, ये COOH, C को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे R ग्रुप था जो वेरिएबल था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम NH2 को ऐसे करके लिख दे रहे हैं, NHH, ये NH2 है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, और लगा दिया यहाँ पे CH, फिर से लगा दिया R, यहाँ पर COOH यहाँ पे जुड़ा है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो कहते हैं ये एक अमीनो एसिड, अर्थात इसको मान लो फर्स्ट अमीनो एसिड, इसको मान लो लास्ट अमीनो एसिड, मतलब मैंने 2 ही बनाया इसलिए, ठीक है। तो कहते हैं एसिड ग्रुप का आपका OH और बेस ग्रुप का आपका H जाता है और निकल जाता है आपका पानी, बोले तो हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो बन जाता है डाइपेप्टाइड, यानी कि वाटर निकल गया और ये CO इधर से NH, ये CONH जुड़ के पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा डाइपेप्टाइड। तो कहते हैं एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप नेक्स्ट अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से कंबाइन करता है और निकल जाता है पानी और बन जाता है डाइपेप्टाइड, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इन एंजाइम
प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिवली। कहते हैं जो होलो एंजाइम होता है, फिलहाल हम होलो एंजाइम का वर्ड यूज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप जान लो, एंजाइम बोलो या फिर होलो एंजाइम बोलो, इसके एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट उसको बोलते हैं कोफैक्टर। आइदर कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयंस, 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो एपो एंजाइम हो सकता है प्रोटीन पार्ट और बाकी कोफैक्टर होगा, तो कोफैक्टर एंड को एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन वाला पूछ रहा था पहले, हाँ ठीक है, ओके, ये होगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग है। बेनब्लास्टन एंड कर्क्यूमिन क्या था आपका? ड्रग था, बोले तो मेडिसिन थे। आर्विन, एब्रिन एंड रेजिन, है ना, कहते थे AR बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे बहुत आते हैं ये एब्रिन एंड रेजिन। तो ANR बोले तो ए बोले तो मेरा नाम याद रख लो, आशीष राठौर। ठीक, तो AR कैसे हैं? टॉक्सिन, हम कैसे हैं? जहरीले हैं हम। ठीक, बोले तो टॉक्सिन है, बोले पॉइजनस है हम। ठीक है, तो ट्रिक याद रख लो, आशीष राठौर बोले तो AR कैसे हैं? टॉक्सिन है। ठीक है, बोले तो पॉइजनस है। ठीक, ये आपका फोर्थ आ जाएगा। कोडीन, निकोटीन, ये सब क्या है? एल्किलॉइड, नशीले पदार्थ है। गम क्या है? पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। तो AH3 एक ऑप्शन इधर है, एक ऑप्शन इधर है, अर्थात 4 वाला गलत होगा, दूसरा वाला भी गलत माना जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड में एक होगा। एलिमिनेशन देख लेते हैं। अब देखो B4 भी है, मतलब B को देखने की जरूरत है नहीं, C से डिसाइड हो जाएगा। C का या तो सेकंड होगा, C या तो फर्स्ट होगा। आगे देख लेते हैं, C का होगा फर्स्ट, इनका आंसर हो जाएगा थर्ड। एलिमिनेशन मेथड। मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर होता है, सीधा सीधा आपका लाइन है। ठीक है, और ग्लाइकोजन होमोपॉलीमर होता है, मेटअप होते हैं किससे? ग्लूकोज यूनिट से। सिर्फ अभी मैंने बताया था, सिर्फ ग्लाइकोजन नहीं, सेलुलोज, ठीक है, एंड स्टार्च। ठीक है, ये सारी की सारी जो यूनिट होती है इसकी, मोनोमर यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज। तो यानी कहते हैं होमोपॉलीमर है ये, है ना, होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज यूनिट होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर था आपका, बहुत जल्दी कर लिया होगा आप लोगों ने, पता है। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन, बोले तो विटामिन B3। एग्जाम्पल होता है को एंजाइम का। अभी मैंने बताया था एंजाइम के आपके 2 पोर्शन होते हैं, एक नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है प्लस एक प्रोटीन पोर्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन को बोलते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैंने बताया था, कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, को एंजाइम भी होते हैं और मेटल आयंस भी हो सकते हैं। तो को एंजाइम जो है वो यही है। को एंजाइम बोले तो NADP एंड NAD। ठीक है, तो इसमें को एंजाइम होते हैं इसका। सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग क्या हो सकता है? बेनब्लास्टन एंड कर्क्यूमिन आर द ड्रग, बोले तो मेडिसिन। ठीक है, आपका ये रेजिन क्या? टॉक्सिन है, देख लेते हैं। और कोडीन क्या? एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड है, ये भी नीट में आया हुआ सवाल है। और मॉर्फिन क्या है? ये भी एल्कलॉइड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये भी नीट का सवाल है भैया। कनक्लेवलिन A, ये क्या? एक प्रकार का लैक्टेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रटा का सवाल है सीधा। जिंक के जो कोफैक्टर होता है, बिल्कुल सही जवाब है। कौन से कोफैक्टर होता है जिंक? कहते हैं मेटल आयन होता है, मेटल आयंस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द प्रोटीन एंजाइम होता है जिसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कार्बोक्सीपेप्टाइड जो एंजाइम है आपका, है ना, कार्बोक्सीपेप्टाइड, जिसकी एक्टिव साइड है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पे जिंक यहाँ चिपका होता है ना, इस तरह से। और काफी सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से निकले होते हैं और जहाँ आके यहाँ पे सब्सट्रेट जुड़ेगा। ये क्या है? एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये जिंक के कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड काफी सारे होंगे और यहाँ पे सब्सट्रेट होगा, इस तरह से होता है। कहते हैं कोफैक्टर रिमूव कर दें, अगर ये रिमूव कर दें तो कह रहे हैं विल बी नो इफेक्ट ऑन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कहा है भैया गलत, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप भैया, बहुत जरूरी होता है ये, है ना, कोएंजाइम। तभी तो मैंने एंजाइम था पहले अकेला, है ना, एंजाइम था, इसमें मैंने एक नई चीज जोड़ी थी, क्या? नॉन प्रोटीन पार्ट जोड़ दिया था, कोफैक्टर। क्यों जोड़ा था? क्योंकि हमारी एंजाइम एक्टिविटी की जो एक्यूरेसी और फास्ट हो जाए, चीज़ें प्रोडक्ट और अच्छे से बनने लगे, है ना। तो कह रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं होता। नहीं भाई, बिल्कुल इफेक्ट होता है। ये गलत हो गया आपका, पहला एकदम सही है आपका। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। रामचंद्रन प्लॉट यूज टू कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। कहते हैं रामचंद्रन, बोले तो GN रामचंद्रन साहब ने क्या कहा था? इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया था। ठीक है, कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है और काफी इन्फ्लुएंस हुए थे लाइनस पॉलिन से। लाइनस पॉलिन साहब ने अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड दिया था, है ना, उन्हीं के चेले थे ये रामचंद्रन। तो इन्होंने कन्फर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ दिया था प्रोटीन का। सीधा सीधा प्रोटीन बताना आपको, ज़्यादा कुछ करनी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग, वही चीज़ आगे देखो, अभी बहुत काफ़ी बार बताया मैंने। एंजाइम बोले तो होल एंजाइम का 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट बोलते हैं जिसको एपो एंजाइम बोलते हैं, एक नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं जिसे कोफैक्टर बोलते हैं। अब कोफैक्टर 3 प्रकार के थे, प्रोस्थेटिक ग्रुप और तुम्हारा को एंजाइम एंड मेटल आयंस। तो यहाँ पे को एंजाइम लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये आपको सही हो गया। तो ये कौन सा पोर्शन है? प्रोटीन वाला पोर्शन है। ये कौन सा है? नॉन प्रोटीन वाला पोर्शन है, नॉन प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली में होगा क्या? कोफैक्टर है, ठीक है। अब ये को एंजाइम प्लस प्लस कर एंजाइम के बाद ही आप प्लस लगा सकते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, देखो ये वाला देखो, एंजाइम में को एंजाइम ले लिया और कोफैक्टर ले लिया। भैया को एंजाइम ही तो कोफैक्टर ही है, और बाकी को एंजाइम कहाँ खा गए तुम? तो गलत हो गया ना ये, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। फिर से वही सवाल आ गया। अच्छा, मतलब एक ऐसा एंजाइम बताना है जो प्रोटीन का नहीं बताया था मैंने, क्योंकि बताया था ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, ओनली वन एंजाइम विच इज नॉट अ प्रोटीन विच इज ए न्यूक्लिक एसिड। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? RNA, बोले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज राइबोजाइम, ठीक है, राइबोजाइम। तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग। यूरेसिल जो पिरिमिडीन है बिल्कुल सही जवाब है। ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग नहीं होता है, क्यों? इसमें R बराबर होता है हाइड्रोजन। सिंपल अमीनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है, तो सल्फर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। सल्फर अगर पूछना ही है आपको तो सिस्टीन याद रखो आप, ठीक है, मीथ्योनिन याद रखो आप, ये होते हैं सल्फर कंटेनिंग। ग्लाइसिन नहीं होता तो आप गलत हो गया ये। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, नो डाउट। सेलुलोज पॉलीसैकेराइड होता है, होमोपॉलीसैकेराइड होता है, नो डाउट, सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं, द चिटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ किसके? काइटिन, बोले तो एन एसिडल ग्लूकोसामाइड। इसकी एन यूनिट जुड़ जाती हैं और बना देती हैं काइटिन, ठीक है। और काइटिन बनाती है सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल बना सकता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड हो सकता है। तो चिटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड बोल रहा है, काइटिन के बारे में बोल रहा है, कह रही काइटिन किसका? पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो एन एसिडल ग्लूकोसामाइड की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना है, कहते हैं कोफैक्टर मे बी आइडेंटिफाई, अच्छा, कोफैक्टर मे बी आइडेंटिफाई एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। कोएंजाइम भी हो सकता है, मेटल हाथ की हो सकते हैं। फिर से लिख दे रहे हैं, एंजाइम इक्वल टू नॉन प्रोटीन पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट बोले तो एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट बोले तो कोफैक्टर। कितनी बार बोले ये, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कोफैक्टर मे बी मेटल आयंस, मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, मे बी कोएंजाइम, ठीक। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कोफैक्टर बोले तो कोफैक्टर, ये वाला कोफैक्टर मे बी आइडेंटिफाई एज, है ना, 3 चीज़ें हैं, कोएंजाइम हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है, एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। सही जवाब है आपका। और प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक होते हैं, ये भी ठीक है। सिर्फ प्रोस्थेटिक ग्रुप ही नहीं, आपके कोएंजाइम भी आपके ऑर्गेनिक होते हैं। कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक, बिल्कुल सही बात ये वाला है। प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक नहीं होते, ये गलत हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक कौन होता है? सब में ये प्रोटीन भी है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड, ठीक है। और इसकी क्या होती है? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ठीक। और न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऑल। आगे पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टॉक्सिन। अभी मैंने बताया था कि हम बोले तो आशीष राठौर जहरीले हैं, बोले तो टॉक्सिन है, बोले तो आशीष राठौर, बोले एब्रिन एंड रेजिन क्या होते हैं? टॉक्सिन होते हैं। तो रेजिन एंड एब्रिन क्या टॉक्सिन है? तो पैराकॉन नहीं है, विनब्लास्टिन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ड्रग है, बोले तो मेडिसिन है, तो बोथ हो नहीं सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोफैक्टर, है ना। कहते हैं कोफैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, बिल्कुल सही जवाब है। 3 प्रकार के कोफैक्टर हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, सही बात है, लेकिन एम्पो एंजाइम नहीं होता, ये तो प्रोटीन पार्ट है भैया, ये नहीं होगा, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। 3 प्रकार के कोफैक्टर थे, कौन कौन से? प्रोस्थेटिक ग्रुप था, को एंजाइम था, एंड मेटल आयन था, ठीक है। तो ये भी सही हो गया, ना हो नहीं सकता, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, कहते हैं देखो जो एंजाइम था सबस्ट्रेट को पकड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा था, इसके बाद ये रिवर्सल रिएक्शन है यहाँ पे, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा था, इसके बाद एंजाइम अलग हो जा रहा था और प्रोडक्ट अलग रिलीज कर दे रहा था। तो कहते हैं जी दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड कैसे होते हैं? ट्रांजिएंट होते हैं। ट्रांजिएंट बोलते हैं एट द टाइम ऑफ, मतलब जो रिएक्शन होगी तब बन जाएंगे, है ना, फालतू नहीं बनते रहेंगे।
तो एट द टाइम ऑफ कौन से, मतलब जब काम हो तभी काम करें, उसे कहते हैं ट्रांजिएंट, है ना। शॉर्ट टाइम के लिए टेम्पोररी, कोई टेम्पोररी प्रोनाउन होता है उसको ट्रांजिएंट बोल देते हैं। तो ट्रांजिएंट होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, और अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अनस्टेबल होते हैं, बोले टूट जाते हैं, है ना, ना टूटे तो कहते हैं स्टेबल होते हैं। इन्होंने अभी बताया था पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू। सेलुलोज हेटेरोपॉलीमर नहीं होता, होमो होता है। स्टार्च आयोडीन रेड कलर नहीं देता, ब्लू कलर देता है ना, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्च एंड एमाइलोपेक्टिन, बोले तो ग्लाइकोजन, ठीक। प्रोटीन होमोपॉलीमर होता है, ये भी गलत है क्योंकि हेटेरो होता है, ये भी गलत हो गया। लेकिन सेलुलोज डज नॉट होल्ड, हम लोग को सही बात है। आपके जो ग्लाइकोजन थे एंड स्टार्च थे उनके पास एक हेलिक्स स्ट्रक्चर होता था, जिस हेलिक्स में आपकी आयोडीन फंस जाती थी और दे देती थी ब्लू कलर का टेस्ट। कहते हैं सेलुलोज, जो सेलुलोज होता है वो उसके पास हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो नहीं कर पाता है आयोडीन को होल्ड और नहीं दे पाता है ब्लू कलर का टेस्ट। तो कहते हैं सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर एंड हेंस कैन नॉट गिव कैन नॉट होल्ड आयोडीन, है ना, सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट द फॉलोइंग ट्रू। कहते हैं पिच ऑफ द डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ये नहीं होती, गलत हो गया। बी डीएनए में 12 नहीं 10 बेस पेयर होते हैं, है ना। आपको कहते हैं सबसे पहले जेड आता है, जेड डीएनए, जेड के, है ना, सबसे लास्ट में। इसके बाद ए डीएनए, फिर आता है बी डीएनए, फिर आता है सी डीएनए, ऐसे करके आप चलते बढ़ते चले जाओ, ठीक है। यहाँ से होते हैं, यहाँ पर होते हैं 12 बेस पेयर, इधर होते हैं 11 बेस पेयर, यहाँ होते हैं 10 बेस पेयर, यहाँ होते हैं 9 बेस पेयर, ठीक है। तो जो हम डीएनए आपको सिलेबस में है वो है बी डीएनए, ठीक है। बोले तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ ऑर्गेनिक बी डीएनए 10 बेस पेयर होते हैं, 12 नहीं होते हैं, ये किसी पास जेड के पास होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो ये गलत हो गया आपका। 3 क्या लगता है 3 2, अच्छा देयर आर 2 पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत मतलब पास है ना, दिखता नहीं है, हम देयर को 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एक पे, ठीक है, नो डाउट 2 बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो हाइड्रोजन होते हैं, पेप्टाइड नहीं होते हैं। और जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये सही है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं दे लेते हैं एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूट मीथेन, वो सही बात है, हमने बताया था मीथेन का सब्स्टिट्यूट होता है ना, मीथेन ये बना दिया मैंने, इसका सब्स्टिट्यूट होता है एमिनो एसिड, है ना। और कहते हैं कि एक में हाइड्रोजन लगा रहने दिया, एक में COOH लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा दिया, और एक का लगा दिया वेरिएबल R ग्रुप, ये डिफरेंट हो सकता है। तो कहते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एमिनो एन एसिड ग्रुप कॉल्ड एमिनो एसिड, ठीक है। तो कहते हैं ये भी है, ये भी है, ये तो 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं अगर ग्लाइसिन है, 1 कार्बोक्सिलेट एंड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट बांट द 4 सब्स्टिट्यूट। देखो अगर अमीनो एसिड बोल दिया तो पार्टिकुलर सारे अमीनो एसिड के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली में हाइड्रोजन भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, अमीनो ग्रुप भी है, एंड फिक्स्ड आर ग्रुप नहीं होता, फिक्स नहीं होता है ना, ये गलत हो गया। ये देख लेते हैं, हाइड्रोजन भी ठीक है, कार्बोक्सिलिक भी ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एंड अमीनो ग्रुप भी ठीक है, एंड वेरिएबल आर ग्रुप, है ना, ये बिल्कुल सही है। वेरिएबल होता है, आर डिफरेंट होता है, ये सही लग रहा है हमको, ठीक है। अब ये वाला थर्ड वाला देख लो जरा, इसमें कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, अगर आर बराबर हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन 2 हो गया ना, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, नो डाउट, 1 कार्बोक्सिलिक हो सकता है और 1 अमीनो भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन के लिए बोल रहे हैं। ये ओवरऑल मतलब ये भी सही है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आपका 4th हो जाएगा, है ना। ये भी आपका सही है, लेकिन मोस्ट करेक्ट कौन सा 4 हो जाएगा। प्रायोरिटी देनी है, अगर बोथ होता ऑप्शन तो बोथ लगाते, एक है तो आपको 4th लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड बता रहे हैं। कहते हैं जब एसिडिक तब होता है जब COOH ग्रुप ज़्यादा होते हैं NH2 ग्रुप से, ठीक है। बेसिक कब होता है जब NH2 ज़्यादा हो जाए, किससे, COOH से, और यहाँ पे NH2 ग्रुप बराबर हो जाते हैं अगर COOH से, तो कहते हैं न्यूट्रल होता है, ठीक। तो कहते हैं लाइसिन इज बेसिक अमीनो एसिड, वैलिन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, एंड ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड। और आपको याद रखना है, एक और याद रख लो, एस्पार्टिक एसिड, और याद रखना है अर्जिनिन भी होता है, हिस्टिडीन भी होता है यहाँ पे, और याद रखना है तो बैग याद रख लो, बैग BAG, बोले तो बैलिन, एलनिन एंड ग्लाइसिन आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड। आपका बैलिन सिर्फ और सिर्फ NCERT में दिया गया है, इसलिए इतना ही याद रखो। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट, ये सक्सिनेट, मेलोनेट होता है। कहते हैं आपको जो सक्सिनिक एसिड होता है, ठीक है, ये एक्चुअली में बनाता है क्या, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। और फ्यूमेरिक एसिड से बनता है क्या, मैलिक एसिड,
मैलिक एसिड है बोले तो मैलोनेट, इसका एस्टर ले लेंगे, बोलो हाइड्रोजन हटा दिए तो बोलेगा मैलोनेट, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर रिसेंबल होता है किसके, सक्सिनिक एसिड से रिसेंबल, मतलब इनके स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। अब यहाँ सक्सिनिक एसिड में एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये सब्सट्रेट ये एंजाइम से बाइंड करके ये प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन ससुरा ये इसकी तरह है, तो क्या करता है, ये जाता है चुपके से इसके पास, किसके पास, इसके पास, बोलता है कि हम ही जोड़ेंगे तुमसे, ये नहीं जोड़ेंगे। तो बेचारा जब ये और ये दोनों चीज़ सामने आती हैं तो इसको प्रायोरिटी देता है, इसको पकड़ लेता है, तो क्या प्रोडक्ट बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा। जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जब सब्सट्रेट आपके किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे केमिकल के साथ रिसेंबल करता है स्ट्रक्चर में, और आपका एंजाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हमें किसको जोड़ना है और प्रोडक्ट बनाना है, तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्यों इनहिबिशन, क्यों कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, इनहिबिट हो रही है, इसे कहते हैं इनहिबिट। और कंपटीशन दोनों भी इसलिए कॉम्पिटिटिव हो गया। नॉन कॉम्पिटिटिव भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो मैलोनेट बोले तो किसके, इसके रिसेंबल होता है, तो कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बोले एंजाइम है ये, तो इसके लिए इनहिबिटर कौन है, यही तो है इनहिबिटर एक तरह से, है ना। तो मैलोनेट आंसर है, ठीक। थर्ड ऑप्शन बिलीव करें। आगे बढ़ते हैं। एंथोसाइनिन क्या पिगमेंट है, ये बहुत ही सरल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, जितनी सब चीज़ें हैं क्लासीफाइड इनटू सिंगल कैटेगरी बोले तो बायोलॉजिकल केमिकल, बोले तो हम बायोलॉजिकल केमिकल बोल रहे हैं किसको, एंजाइम को भी केमिकल बोल रहे हैं, विटामिन को हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार के सारे क्या मेटाबोलाइट्स हैं। कौन से मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, तो जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, उसे कहते हैं मेटाबोलाइट्स, है ना। तो ऑल आर द मेटाबोलाइट्स, तो हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, तो मोस्ट करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लिखा है आर एक्सक्लूसिव सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, अरे बॉडी में बने ऐसा कुछ खास नहीं है, उसे आप नहीं बोलेंगे ऐसा, है ना, क्योंकि विटामिन और ये एंजाइम है, ये तो अदर चीज़ों में भी बन सकते हैं, और कंजुगेट प्रोटीन है, कोई फालतू बकवास लिखी है, तो फर्स्ट आंसर आपको सही जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अच्छा हाँ, जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका जो मोनोमर यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाई, किससे बनता है, शुगर फास्फेट, है ना। अभी मैंने बताया था जो आपका न्यूक्लियोटाइड है ना, मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनता है दो चीज़ों से, न्यूक्लियोसाइड से और बनता है एक फास्फेट ग्रुप से। अब न्यूक्लियोसाइड दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक होता है शुगर, बोले तो पेंटोस शुगर, राइबोस होता है, डीऑक्सीराइबोस भी हो सकता है, और एक होती है नाइट्रोजनस बेस, बोले तो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग, बोले तो एडेनिन, बोले तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, बोले तो एडेनिन एंड गुआनिन, बोले साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेस भी होता है शुगर, है ना, बेस भी होता है कौन सी वाली बेस, नाइट्रोजन बेस, शुगर होता है कौन सी, पेंटोस शुगर, और फास्फेट बोले तो HCl-PO4, सारी चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करना। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ GLUT4 क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। आपकी जो सेल है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड भरा है यहाँ पे, ठीक है। ब्लड से आप क्या एब्जॉर्ब करके ला रहे हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को आपको भेजना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक रिसेप्टर काम करते हैं जिसको बोलते हैं GLUT4, है ना, GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसफर T4, इसका मतलब ये हुआ ग्लूकोज ट्रांसफर T4, है ना, ग्लूकोज ट्रांसफर 4, मतलब एक रिसेप्टर के परमिशन के बाद ही ग्लूकोज को अंदर ला सकते हैं। अगर ये रिसेप्टर मान लो खराब हो गए तो कहते हैं डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ का रीजन रिसेप्टर खराब होना भी होता है, और यहाँ पे इंसुलिन की कमी भी होता है ना, इंसुलिन की कमी हो जाए, यहाँ पर रिसेप्टर खराब हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों, ब्लड का ग्लूकोज सेल के पास नहीं मिल पाता है, जिससे हमें वीकनेस आती है, चक्कर आ सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं जो फंक्शन ऑफ GLUT4 है वो क्या है, इनहेबल करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने में, है ना। तो कहते हैं इनहेबल, हार्मोन नहीं, प्रोटीन नहीं, ग्लूकोज, है ना, ट्रांसफर इनटू द सेल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, है ना। नीचे एंटीबॉडी लिखा, कोई मतलब है नहीं उसका। ATP प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो ये बात जानो, इसका फुल फॉर्म देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब कैसे होता है, आप मैंने तो बता दिया न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन समझिए कैसे, देखो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, चीज़ों को पकड़ो। एडिनोसिन, इसे तो आप जानते हैं ना, साइन लगाया इसमें, सफिक्स साइन एंड डाइनो, हमने अभी बताया था। तो वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, और जब न्यूक्लियोसाइड में हम जोड़ देते हैं फास्फोरस तो बन जाता है वो क्या, न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इसमें एक नहीं 3 फास्फेट जुड़े हैं तो बहुत तगड़ा वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, इसलिए कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी हम बोलते हैं एक्चुअली आ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फोर्थ पढ़िए ये वाला, फटाफट करिए आप लोग। कहते हैं व्हेन ग्लूकोज डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, लैक्टिक एसिड में, जब ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है, अंडरस्टूड है कि एनारोबिक बन रहा होगा ना, स्केलेटल मसल में एनारोबिक बन रहा होगा, एनर्जी लिबरेट होती है, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं रीजन दे रहा है, तो मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड 10 स्टेप में नहीं होता है, पायरुविक एसिड होता है 10 स्टेप में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, है ना, ये तो आगे की चीज़ है, तो ये गलत हो गया आपका। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोमोलिक्यूल क्या है? बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। और बायो बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बोले तो बायोलॉजी। तो एटम केमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री को हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो कहते हैं बायोमोलिक्यूल। तो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलना सही बात नहीं है, एनसीईआरटी ने बोल तो दिया है, तो ऑल द कंपाउंड बोलना चाहिए था, क्योंकि ऑर्गेनिक ही नहीं अदर भी चीज़ें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, रेड डस्ट। तो ऑल द कंपाउंड, है ना, ऑल द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू इज बायोमोलिक्यूल, लेकिन एनसीईआरटी ने कार्बन बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ऑल इनऑर्गेनिक नहीं, दोनों चीज़ें मिला के होती हैं तब बनता है बायोमोलिक्यूल, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि आर ग्रुप कैसा होता है उसका डिफर करता है ना, आर कैसा डिफर करता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 टाइप का हो जाएगा, है ना, आर ग्रुप की वजह से। अभी देखो फिर से सवाल आ गया है, मैंने अभी क्या बताया था, जो आपका न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड था, दो चीज़ों मिलकर बनाया फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और ये भी दो चीज़ें मिलकर बनाया, जैसे शुगर से, ठीक है, तीन चार बार बता चुके हम ये आपको, शुगर से और क्या बता, बेस से, ठीक है, हाइड्रोजन बेस, ठीक, तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो कहते हैं एडेनिन, बोले तो नाइट्रोजन बेस में ऐसा क्या जोड़ दिया मैंने जिसे एडिनोसाइन बन गया, बोलो न्यूक्लियोसाइड बन गया, साइन आ रहा मतलब न्यूक्लियोसाइड है, तो ऐसा क्या जोड़ा जो ये बन गया, क्या जोड़ा? शुगर जोड़ी है, तो एक्स क्या हो गई? शुगर हो गई, शुगर, कौन सी शुगर हो गई? पेंटो शुगर हो गई है, ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब जब एडिनोसाइन बोलो तो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड है, तो ऐसा इसमें क्या जोड़ा जिससे क्या बन गया? एडेनिलिक एसिड, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियो, क्यों डेलिक एसिड लगाया ना, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ऐसा क्या जोड़ा मैंने जो ये बन गया, क्या जोड़ा? फॉस्फेट ग्रुप, बोलो तो पी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर एंड फॉस्फेट, तो शुगर फॉस्फेट सेकंड ऑप्शन है, ये शुगर नाइट्रोजन बेस बोल रहे हैं, ठीक है, बाकी होगा नहीं सही, सेकंड होगा आंसर। कह रहा है एडिनोसाइन, गोनोसाइन, थाइमिडाइन, देखो सब में साइन लगाए है ना, जब साइन या डाइन वर्ड आता है तो सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड होते हैं, तो सब क्या है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक, न्यूक्लियोसाइड है। बट डेलिक एसिड, देखो डेलिक एसिड, डेलिक एसिड, नेलिक एसिड, इलिक एसिड होता है, इसका मतलब क्या होते हैं? सबके सब न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो क्या है? न्यूक्लियोसाइड हो गया पहले वाला, दूसरा टाइड हो गया, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। कहते हैं बेटा प्लेटेड सीड ऑर्गेनिज्म इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड, बेटा प्लेटेड सीड बोथ आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसे? अल्फा हेलिक्स ऐसे बनता है ना, हेलिक्स, और बेटा प्लेटेड सीड ऐसे बनता है कुछ, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। सेकेंडरी क्यों? एक सीधी सीधी चेन थी जिसमें अमीनो एसिड सीधे से लगे थे, इसको बोल रहे थे प्राइमरी। जब यही कॉइल हो गई हाइड्रोजन 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 बॉन्ड की वजह से, तो कहते हैं जब हेलिक्स बनाए, है ना, हेलिक्स बनाए, मतलब एक बार कॉइलिंग हो, हेलिक्स बनाए, तो कहते हैं क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। जब ये हेलिक्स रिकॉइल हो जाती है तो बोलते हैं ट्रिपल हेलिक्स, मतलब तो फिर बोलते हैं क्या? टर्सरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा लर्निंग क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एडल्ट ह्यूमन के पास, है ना, 4 सेगमेंट होती हैं, क्योंकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आता है हीमोग्लोबिन आपका, है ना, जिसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा होती हैं। या आपकी मैंने बनाई थी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, इसके अंदर इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ऐसे करके,
तो ये वाली अल्फा होती है, ये भी अल्फा होती है, ये भी बीटा होती है, ये भी बीटा होती है। टोटल पॉलीपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमीनो एसिड देखें तो लगभग 576 या शायद 74 ऐसे कुछ करके अमीनो एसिड होते हैं, जो याद करने की जरूरत है नहीं फिलहाल आपको, ठीक है। तो 4 यूनिट है, क्यों? दी आर द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन विच हैस्टन बोलो तो इंक्रीज करना, मतलब एस्केलेट करना। हैस्टन बोलो एस्केलेट द गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन कार्ड, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो मेटाबॉलिक को मेटाबॉलिज्म को बोले तो केमिकल रिएक्शन को बोले मेटाबॉलिक रिएक्शन को एस्केलेट कर दे, बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। तो क्या होते हैं वो? एंजाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। एंजाइम कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय द लोअरिंग, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कर दें, लोअर कर देते हैं ना एंजाइम, तभी तो जल्दी से अचीव हो जाती है इक्विलिब्रियम, जल्दी से प्रोडक्ट बन जाता है। क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लोअर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है एक्चुअली में सबस्ट्रेट की जो ट्रांजिशन, सबस्ट्रेट की जो एवरेज एनर्जी होती है उसका डिफरेंस हम देखते हैं किससे? ट्रांजिशन स्टेट से, है ना। तो एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जो डिफरेंस है वही क्या? एक्टिवेशन एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी? कहते हैं जो एंजाइम होते हैं हाईएस्ट या ऑप्टिमम, हाईएस्ट होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, बिल्कुल सही बात है, और हाईएस्ट होते हैं ऑप्टिमम पीएच, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही हो जाए। कहते हैं कि कोई भी एंजाइम है वो पार्टिकुलर बोले तो नैरो रेंज पे, एक नैरो टेम्परेचर पे, एक नैरो पीएच पे ही अच्छा काम करते हैं। इसके बढ़ा देंगे या घटा देंगे या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर इनएक्टिव हो जाएंगे। तो कहते हैं नैरो रेंज पे ही अच्छे से काम करते हैं। ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं आप, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ले लेते हैं और यहाँ पे पीएच ले लो या फिर टेम्परेचर ले लो इस तरह से, और कहते हैं सबसे हाई एक्टिविटी एक नैरो रेंज मतलब इतने पे होगी। अगर यहाँ पीएच 7 होगा तो 7 पे अच्छा काम करेगा, 7 से कम करेंगे तो इनेक्टिव हो जाएंगे, बढ़ा देंगे तो आपका इनेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर है, मान लो अगर 35 पे काम कर रहा है तो 35 पे अच्छा काम करेगा, ये ऑप्टिमम वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो अगर से कम कर देंगे तो नेचर आपका इनेक्टिव हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो pH एंड टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ pH एंड टेम्परेचर एट विच एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ pH एंड टेम्परेचर एट विच एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम, द वैल्यू इज कॉल्ड ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोजन इज ए इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल कर जाता है, अभी मैंने बताया था, जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से बाइंड करता है और बना देता है प्रोडक्ट, और एंजाइम रिलीज हो जाता है। अगर ये एंजाइम ठीक है किसी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड सबस्ट्रेट से, ये सबस्ट्रेट से इससे रिसेंबल हो जाता है, तो सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड ना होके ये चीज़ यहाँ बाइंड हो जाती है, तो इसका इनहिबिशन हो गया, है ना, किसके रिगार्डिंग? थर्ड पर्सन, बोले तो इनहिबिटर, है ना, इनहिबिटर के। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? इनहिबिटर बोले तो ये क्लोजली रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट से, है ना, इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो कहते हैं मेलोनिड है, एक प्रकार का इनहिबिटर होता है, नहीं जुड़ पाता है सक्सिनिक एसिड, जुड़ जाता है मैलिक एसिड और इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, बोले तो सक्सिनिक डाइहाइड्रोजन की एक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता या ना के बराबर होता है। तो क्या मेलोनेट स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है सक्सिनेट, बिल्कुल सही जवाब है, दोनों के दोनों सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सब, जब ये वर्ड आता है रिमूवल तो समझ जाए करिए एंजाइम इज लाइजेस। जब कहते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम आ जाए ज्वाइनिंग के लिए या कनेक्टिंग के लिए तो कहते हैं लाइगेजेस, ठीक है। तो दोनों पार्ट याद लो, लाइगेजेस ये रिमूव करेगा, ये जोड़ेगा, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी रिएक्शन से ऐसे यहाँ पे G बना है, यहाँ पे S बना है, यहाँ पे इसको हटाते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है जो C+C होता है, और ये आपस में हाथ मिला लेंगे G∠S, ठीक है, प्लस, ठीक, ये चीज़ होती है, मतलब डबल बॉन्ड छोड़ देगा पीछे वो, ठीक है। तो कहते हैं आगे लिखा भी है बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस थोड़ा और काम करता है इन एडिशन ऑफ ग्रुप डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा, है ना, कॉल्ड लाइगेजेस। याद रखिए लाइगेजेस नहीं होगा, पहले ही दे दिया। फिर कहते हैं अपो एंजाइम है, ये मेटल आयंस है, बोले तो ये क्या कोफैक्टर है, बोले तो कैसे नॉन प्रोटीन पार्ट है ये, तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये प्रोटीन पार्ट होता है ना, सीधा सीधा है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये होगा और कुछ नहीं। कहते हैं अर्थ क्रिस्ट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रिस्ट में ही नहीं,
आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देख लीजिए, बोले तो ह्यूमन बॉडी में देख लीजिए, बोले तो प्लांट या किसी एनिमल में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसी एलिमेंट का होगा वो हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होता है लगभग 65% होता है, किसमें? लगभग ह्यूमन में होता है। ठीक है, और लगभग 46.6% होता है किसमें होता है? मिट्टी में, बोलो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। ठीक, सो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड मोस्ट अगर नॉन लिविंग में पूछे तो सिलिकॉन है, लिविंग में पूछे तो कार्बन है, लीस्ट पूछे मिट्टी में, बोले तो नॉन लिविंग में तो नाइट्रोजन है, क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं, नेग्लिजिबल होता है, और अगर लिविंग में पूछे तो सिलिकॉन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ऑक्सीजन आंसर मार के। कोएंजाइम निकोटीनामाइड एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, बोलो तो NAD, कंटेन विटामिन, कौन सा विटामिन होता है बेटा? विटामिन B3 है ना, बोलो तो नियासिन, बोलो तो निकोटिनिक एसिड। प्रोटीन, अच्छा ये प्रोटीन नहीं है, इसके फंक्शन है। कोलेजन हार्मोन नहीं होता है, कोलेजन एक्चुअली में इंटरसेलुलर ग्लैंड सब्सटेंस होता है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शन, इनको सही बात, ये सही करेक्ट मैचिंग हो गई है। इंसुलिन आपका ये हार्मोन ऊपर चला गया, देखो इसका ये कुछ होता नहीं है, ये तो GLUT4 होता है। ठीक है, तो मैचिंग एकदम सही सही कौन सी है ना? एंटीबॉडी है, करेक्ट मैचिंग। ठीक है, कोलेजन का इधर आंसर लिखा है, इंसुलिन का इधर लिखा है, सेकंड आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट अमीनो एसिड कॉल्ड N टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड इज C टर्मिनल। अभी अभी मैंने बताया था, यहाँ पे आपका R लगा है, ये CH है, यहाँ पर COOH होगा, यहाँ पे लगा होगा NH2। ठीक है, आगे यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे NH2 फिर से लगा होगा, और यहाँ पे CH, यहाँ पे R, और यहाँ पे COOH, ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपका पानी निकल जाएगा, है ना, ये हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा। और इसका लास्ट वाला देखो यहाँ पे C टर्मिनल है, और पहले वाला देखो क्या N टर्मिनल है। तो कहते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड इज N टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड इज C टर्मिनल, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग है, पिगमेंट में कैरोटीन एनांथोसायनिन आएंगे, टर्पिनॉइड में सीधा सीधा आता है, नाम से मैच करते हैं, और एल्केलॉइड में आपका लैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कनकलेवन ए, एंड एल्केलॉइड आपका मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, थीन एंड कैफीन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कैफीन कॉफी में पाया जाता है ना, वो भी एल्केलॉइड है। थीम चाय में पाया जाता है, वो भी एल्केलॉइड है। निकोटीन तंबाकू में होता है, वो भी एल्केलॉइड है। मॉर्फिन, कोडीन सब क्या है? एल्केलॉइड हैं, नशीले पदार्थ हैं। अगर लिमिट यूज करते हैं तब तो ठीक है, स्टिमुलेंट है। अगर ज़्यादा करते हैं तो कहते हैं ड्रग एब्यूज हो गया, है ना, तो नशीले पदार्थ हैं जो कि आपके लिए हानिकारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बात बहुत होगी। 1:4 काफ़ी जगह है, 2 है, बी से डिसाइड हो जाएगा, बी तो या तो सेकंड होगा, बी या पर 3 होगा, वी सेकंड है, आंसर सेकंड होगा। आगे मैंने मैच कर ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं डिसेंडिंग द सीरीज, मतलब डिक्रीज ऑर्डर में देखना है, तो ये तो असेंडिंग है, तो ये तो पहले गलती हो गया। ठीक है, डिसेंडिंग वाले 3 ऑप्शन है, आगे बढ़ना है। ठीक है, डिसेंडिंग, अब देखना परसेंटेज मास का परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास, तो आपको पता होना चाहिए वाटर सबसे ज़्यादा होता है ना, कितना होता है? 70 से लेके 90% तक होता है वाटर, लिविंग सेल मतलब सेल का है कंपोजिशन। प्रोटीन लगभग होती है कितनी? 5 से लेके लगभग 7% तक होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ये 10 से 15% है। ठीक है, देख लेना। न्यूक्लिक एसिड शायद होता है 5 से लेके 7% तक, मुझे एग्जैक्टली डाटा याद नहीं है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 3% होता है, लिपिड शायद 2% होता है, आयन शायद 1% होता है। ठीक है, शायद नहीं, मैं श्योर हूँ, है ना। ये वाला थोड़ा डाटा देख लेना एक बार, है ना। 5,000 ये भी सही है, सारे सही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाए, डिसेंडिंग। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जिंक जो को फैक्टर होता है प्रोटीलिटिक एंजाइम में, हाँ बिल्कुल सही बात है। कौन से एंजाइम? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। आगे बढ़ते हैं, तो नॉट ओनली कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अगर हम आउट ऑफ सिलेबस और जानना चाहते हैं तो एक और होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसमें भी यही काम होता है, इस एंजाइम में भी यही होता है। ठीक है, और एक और होता है नॉट ओनली एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एक होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हो गया, हाँ होता है। और कौन सा होता है? और कौन सा होता है? हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि इसी चैप्टर में है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसमें भी यही चीज़ होती है। तो 1, 2, 3 एंजाइम हो गए। ठीक है, एक याद रखो, सब मुँह माया है। लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड होता है, मतलब वैलिन न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही जवाब है आंसर। टायरोसिन, फेनिलैलनिन एंड ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ये कुछ और बात है, करंट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, इसलिए सेकंड आंसर होगा। कैसे बात है? लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ग्रेटर होते हैं COOH ग्रुप से। वैलिन न्यूट्रल है बिकॉज NH2 बराबर होता है COOH से। इसका करंट एक्सप्लेनेशन यही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा।
मैंने पहले बताया था जब दोनों सही हों तो आप रीजन काट दिया करो, यहाँ पे लगा दिया करो बिकॉज, और ये पढ़ के फिर ये पढ़ लिया करो, ठीक है। तो दोनों का अलग स्टेटमेंट है, पार्टिकुलर अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, इसलिए सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट देखना है। करेक्ट प्रोस्टेटिक ग्रुप आर इनऑर्गेनिक नहीं होते, भैया ये गलत हो गया, ऑर्गेनिक होते हैं। कोएंजाइम ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, बट द एसोसिएशन एपोएंजाइम ट्रांसिएंट होता है, अब बिल्कुल सही बात है, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर, नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, बिल्कुल कैटलाइज करेंगे, नन हो नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, द प्रोसेस क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। नॉट ओनली फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बट आल्सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, एस्टर बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बने, है ना, मोस्टली डिहाइड्रेशन से ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहते हैं डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, कह रहे हैं डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी। जैसे आप ग्राफ अगर बना दें इस तरह से, अगर मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे, ठीक है, या प्रोग्रेशन रिएक्शन हो गया। अगर मैं इस तरह से ग्राफ बना देता हूँ तो ये सबस्ट्रेट लग दिया या प्रोडक्ट लग दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, ठीक है, ये वाली मान लो एक्स, और ये होगी किसकी, सबस्ट्रेट की एनर्जी होगी, ये वाला मान लो ये होगी बाई, ठीक है, और मान लो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, ये बोलो मान लो जेड, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी किसकी है, सबस्ट्रेट की, कितनी होगी वाई, ठीक है, और ट्रांजिशन कितनी है, तो माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड क्या हो गया, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, बोले तो ई ए। तो डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट इन दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो कह सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कम से कम होना चाहिए, है ना, तभी तो बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज होगा, इतना ऊंचाई में चला जाएगा तो फिर कैसे। तो कहते हैं डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही जवाब है। द एक्टिव साइड एंजाइम इज सर्विक्स पॉकेट होते हैं इनटू विच सबस्ट्रेट फिट होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी सही है। थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एंजाइम की, आइसोलेट फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, बोले तो हॉट स्प्रिंग, बोले तो सल्फर स्प्रिंग, बिल्कुल सही है। इन जनरली चार्ल्स के ऊपर एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं डीएनए पॉलीमर जैसे निकालते हैं थर्मोस एक्टिकस वगैरह से, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं वो स्टेबल बने रहते हैं, इसलिए ऐसे एंजाइम को थर्मो स्टेबल एंजाइम कहते हैं। जो टूट जाते हैं उनको थर्मो लेवल एंजाइम कहते हैं, इसलिए ये भी आपका सही हो गया आल, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं ड्राइड लीफ है, सूखी लीफ है, क्रूसिबल एंड हीटेड, अच्छा 600 पे हमने कर दिया, मतलब बर्न कर दिया, जब बर्न कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस मिलता है, एस, ठीक है। तो प्लांट एस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हमारा क्वेश्चन पूरा पढ़ेगी नहीं, समझ गए तुरंत। मैंने अभी बताया था ये ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ पे पार्टिकुलर अपना बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे बैलेंस खाली हो जाएगी, इसलिए डबल बॉन्ड बना लेगा। तो रिमूवल वाला एंजाइम होता है, रिमूविंग वाला वो कौन सा होता है, लाइज, बोले तो लाइज, सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है एडनिन एंड थाइमिन के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। एंड 3 प्रेजेंट होते हैं जी और सी, बिल्कुल सी भी सही हो गया। कह रहे हैं बीडीएनए में राइज पर बेस पेयर 34 नहीं 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ये गलत हो गया आपका। राइज का मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा ये हो गया इस तरह से, इवन डीएनए बना दिया, ठीक है। ये मान लो एडनिन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहाँ पर मान लो थाइमिन से जुड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे जो गोनिन है 3 बॉन्ड से या सी है, ठीक है। तो राइज मतलब जब इससे जब ये घूम ऐसे ऐसे घूमी है ना, तो जब यहाँ से घूम करके यहाँ पे आई है तो ये राइज कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये राइज है। इसका एंगल कितना होता है 36 डिग्री एंगल, है ना, क्यों 10 बेस पेयर है, 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस पेयर, टोटल आएगा 360 डिग्री एंगल। बोले तो एक चक्कर पूरे लगाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी उस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिथ, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। जो 3.4 है इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, है ना। तो 2 बेस पेयर की दूरी और ये पूरे डिस्टेंस हो गई एक पिथ की दूरी, तो गलत हो गया, 34 नहीं 3 पॉइंट होना चाहिए। तो 1 स्टेटमेंट इज पहला वाला सही है ना, सेकंड वाला गलत है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे देख लेते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम प्रोटीन होते हैं, उनको सही जवाब है ना। कहते हैं एंड कंपोज ऑफ 1 सेवरल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। हाउ एवर देयर आर नंबर ऑफ द केस विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूट, अच्छा मतलब प्रोटीन का जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है उसको पूछ रहा है, क्या होता है नॉन प्रोटीन वाला, को फैक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, विच पूछा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, देख लेते हैं क्या है। टर्सरी स्ट्रक्चर नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, बहुत सही बात है। क्यों होती है, क्योंकि इस पर सर्विक्स होते हैं, पॉकेट्स होते हैं, बोले तो एक्टिव साइड होती हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है। न्यूक्लिक एसिड एक्टिवेट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इसको डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं, बीडीएनए बोलते हैं, है ना। जो वाटसन क्रिक ने दिया था आपको, यही था। हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें से 2 अल्फा एंड 2 बीटा होते थे,
ठीक है, ये भी सही हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फर्स्ट होते हैं एन टर्मिनल और लास्ट वाला होता है सी टर्मिनल। अभी मैंने बताया था, ये भी सही जवाब हो गया। गलत पूछ रहे हैं तो पहली बार आपका आंसर जाने वाला है नन ऑफ दीज, कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है फिर से। राइबोजाइम एक आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, जो एक प्रकार से एंजाइमेटिक की तरह काम करता है। अभी मैंने बताया था ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम ऑफ द प्रोटीन ओनली सम आर न्यूक्लिक एसिड आल्सो, दैट इज राइबोजाइम यहाँ पे है ना एनसीईआरटी में। सही हो गया यहाँ पे। फैट ग्लिसरॉल ओनली एंड ट्राइहाइड्रोसिड गलत है। एरिकिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोजन, बिल्कुल सही जवाब है। ये आर ग्रुप होता है और COOH ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। आर बराबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर बराबर कहते हैं पूरा यहाँ पे हो जाएगा कितने 19 कार्बन है, C19 हो जाएंगे यहाँ पे। क्यों? आर्किडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन होते हैं, तो इंक्लूडिंग करेंगे तो 20 कार्बन हो जाएंगे, सही है। पामटिक एसिड 15 कार्बन होते हैं एक्सक्लूडिंग, मतलब COOH को छोड़ दिया है ना। पामटिक एसिड के पास कितने होते हैं 16 कार्बन, COOH को छोड़ देंगे तो 15 होंगे, ये भी सही जवाब हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में, छोड़ते कुछ नहीं है हम। कह रहे हैं कि फैट इज ग्लिसरॉल, नहीं भैया, फैट क्या होता है एक्चुअली में? फैट होता है आपका ग्लिसरॉल होता है ना, ग्लिसरॉल, और होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्या होता है एक्चुअली में? ग्लिसरॉल इज द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इन एल्कलाइन मीडियम में, बन जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बोले तो CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो यहाँ पे लाइन लिखी है इन्होंने, ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, होता है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन फैट में सिर्फ यही होता है, जी गलत है ना। तो फैट में एक चीज़ और होती है, क्या होती है? फैटी एसिड भी होता है, तो ओनली नहीं लगाना चाहिए तो भैया जी, सेकंड आंसर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम pH ले सकते हैं एंड टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते थे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। कहते हैं द वैल्यू एज विच, द वैल्यू ऐसी वैल्यू, pH या टेम्परेचर की ऐसी वैल्यू जिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे वैल्यू को हम बोलते हैं ऑप्टिमम pH एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो बाई एक्स एक्सिस आपकी पहले लिखी है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे आपका pH एंड टेम्परेचर आएगा, यानी कि ये आएगा, और बाई एक्सिस पे आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी आएगा, बोले तो ये आ जाएगा। काफ़ी सारे लोग इसमें नकल लिए होंगे, है ना। जैसे देख लिया, अच्छा एक्स वाई ठीक है, ओके, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी और pH टेम्परेचर है, क्योंकि सोचते हैं कि अच्छा ये वाला पहले है, ये बाद में है, तो ये वाला बाद में, ये पहले है। गलत हो जाएगा भैया, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चौथा आंसर है, नीट का सवाल है सेम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में केएम के बारे में तो लिखा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म ही लिखा है, मैंने इसका ये भी लिख दिया, तो अब ये मत बोलना कि आउट ऑफ सिलेबस, ठीक। तो केएम का फुल फॉर्म है। तो मैकेलिस मेंटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि आपकी जो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन थी, इसको जैसे जैसे बढ़ाते थे, है ना, तो जो वेलोसिटी है वो लगभग बढ़ती जाती थी, एक मैक्सिमम हो जाती थी, इसके बाद फिर नहीं बढ़ती थी, कॉन्स्टेंट हो जाती थी, है ना। तो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, है ना, ऐसी कंसंट्रेशन जैसे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम हो, तो क्या बी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर इसका हाफ कर दें, बी मैक्सिमम, इसका हाफ कर दें, किसका? बी मैक्स का, यहाँ पर लिख दिया मैंने, बी मैक्स डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये इसी को बोलते हैं केएम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन हाफ ऑफ द रिएक्शन, दैट इज मेटल कांस्टेंट केएम, ठीक है। तो ऐसी सब्सट्रेट की ऐसी कंसंट्रेशन जिसपे वेलोसिटी कितनी आधी होती है ना, तो उस वैल्यू को बोलते हैं केएम वैल्यू। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। ये लास्ट वाले में इक्वल टू लिख दिया है ना, तो इक्वल टू नहीं होगा, याद रखिएगा, हाफ ऑफ द होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम को ब्रॉडली क्लासीफाई किया और बोला कि इनकी 6 क्लासेस होती हैं, और हर क्लास का लगभग 4 से लेके 13 तक सब क्लास हो सकती हैं, ठीक है। तो 6 क्लास होती हैं और 4 से लेके 13 तक सब क्लास होंगी, थर्ड ऑप्शन होगा। इस हिसाब से देखेंगे। इसके बाद जो नॉमेनक्लेचर इसका करने जाएंगे हम, नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे, तो कहते हैं नॉमेनक्लेचर इनका करते हैं 4 डिजिट्स में। अब ये लाइन किसी को समझ में नहीं आती, भैया ये क्या मतलब बोल रहा है, मतलब देखो ये क्या है। आपने बोल दिया 6 क्लासेस हैं, बोले तो और, तेरे, हाथ, लगी, इंडियन, लैला, ये आपका याद करने का तरीका होगा। ऑक्सीडो रेडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइएजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस, ये 6 क्लासेस होगी। अब ये सीक्वेंस हैं 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास। बोले तो ये सीक्वेंस है,
अगर मैं आपसे बोलूँ 5 क्लास का एंजाइम बताइए, तो 5 क्लास का एंजाइम आइसोमेरेज है। बोलो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 पॉइंट। अब उसे क्लास सब क्लास बताइए, मानो सब क्लास की 4 है, तो 4 5.4 0.3.2 ये कोड है। ये मैंने बोल दिया इस वाले कोड का एंजाइम उठा लाओ जाके। तो इस वाला कोड भाई ये क्या है 5.3.2 ये क्या है, तो पहली वाली है क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरा वाला डिजिट है सब क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, इसके बाद अगले तो हमें पता नहीं खुद। ठीक है, हम इतना बता रहे हैं 4 डिजिट का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास कोई ऑप्शन आ गया, एक में लिखा है 5.3.2.1, ठीक है, एक में लिखा है 3.3.3.2.5, ठीक है, इस तरह से 2 ऑप्शन बना दे रहे हैं। देखो इसमें 5 डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5, इसमें 4 डिजिट आएंगे, है ना। तो जिस ऑप्शन में 4 डिजिट देखें समझ लो वो एंजाइम सही है आपका। ठीक है, इतना अंदर नहीं जाना, बस इतना याद रखिए नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द 4 डिजिट हैविंग 6 क्लास एंड ईच क्लास हैविंग 4 to 13 सब क्लास। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैचिंग फिर से है ना। आयन 1% होती है, लिपिड 2% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है, प्रोटीन 10 से 15% होती है। वो सही है भैया, सामने लग दिया उन्होंने, है ना। तो सीधे सीधे हैं 1H1 VH2 CH3 DH4 EH5, यहाँ 4 नहीं 5 है। ठीक है, पेपर में सही होगा तो 5 में आप। ठीक है, और कोई ऑप्शन मैच करेगा नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सीधा सीधा लग दिया। और एक और बच्चा है उसको बुरा मान जाएगा, उसको भी लिख लो बेचारे को। वाटर कितना होता है 70 से 90%। ठीक है, तो पूरी सेल का कंपोजिशन हो गया, ये सारे कंपोजिशन लर्न कर लो। ठीक है, ये प्रोटीन वाला इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पूछा था फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच विथ कैटेगरी। अच्छा, काइटिन कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल होता है काइटिन। वो भी कैसा होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का होल एन करते हैं। बोले तो एमिनो शुगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है काइटिन प्रकार का, पाया जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड एंड सेल वॉल ऑफ फंजाई। और ग्लूट4 आपकी प्रोटीन होती है, इनहेबल करती है ग्लूकोज ट्रांसफर इनटू द सेल, है ना। अगर ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर घुसना है तो इसकी परमिशन के बिना नहीं घुस सकता है। तो ये भी करेक्ट मैचिंग है, ये भी करेक्ट मैचिंग है। आगे बढ़ते हैं। लेसेथिन, लेसेथिन ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होती है। लेसेथिन क्या होती है, फास्फोलिपिड होती है, फास्फोलिपिड, है ना, एक प्रकार की लिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होती। ये गलत हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। आगे देख लेते हैं। एडेनिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है, डेलिक एसिड या एलिक एसिड हो तो हमेशा न्यूक्लियोटाइड होता है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पामडिक एसिड के पास 16 कार्बन होते हैं, बहुत बढ़िया है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। आगे पढ़ लो भैया, कह रहा है अनसैचुरेट होता है, नहीं भैया सैचुरेट होता है, गलत हो गया, है ना। जिसने पहली लाइन पढ़ी होगी जोश में आगे बढ़ गए होंगे, आगे गलत हो गया। एल्कीटोनिक एसिड 20 कार्बन होता है, बिल्कुल सही जवाब है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, अरे बिल्कुल सही जवाब, सही बोल रहे हैं। विच इज अनसैचुरेट फैटी एसिड, हाँ ये होता है अनसैचुरेट। वो भी कितना अनसैचुरेट, 4 अनसैचुरेशन होते हैं। बोले तो 4 जगह ऐसी होती हैं, टोटल 20 कार्बन की भी 4 जगह ऐसी होंगी जहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, है ना। कितने, 4 डबल बॉन्ड होंगे। एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये बोला कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ 1 and more डबल बॉन्ड। तो मोर कितना, इतना मोर, ठीक है। एल्कीटोनिक एसिड और होते हैं, एक होता है ओलीक, एक होता है लाइनोलीक, एक होता है लाइनोलिनिक, और फिर आता है एल्कीटोनिक। ठीक है, ये 4 होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये होता है मूफा, बोले तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये 3 होते हैं क्या, फूफा, बोले तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके पास 2 बार डबल बॉन्ड होता है, इसके पास 3 बार डबल बॉन्ड होता है, एल्कीटोनिक एसिड के 4 बार डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, आप नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बता दिया बस आइडिया के लिए, क्योंकि जो लास्ट वाला है एल्कीटोनिक एसिड उसके बाद 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ये आपके लेकिन है सिलेबस में। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो आंसर विल बी 4। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन प्लांट। प्लांट के लिए स्टोर हाउस क्या होती है, डायरेक्ट स्टार्च से। वही एनिमल के में देखा जाए तो एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ठीक है। और कहते हैं जो ग्लाइकोजन होती है मोस्टली कैसे होती है, स्टार्च की तरह, स्टार्च की तरह। देखो अब मैंने बोली दिया तो एक बात जान लीजिए, स्टार्च की 2 फॉर्म होती है, एक होती है एमाइलोज, एक होती है एमाइलोपेक्टिन, 2 फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये वाली होती है 20% और ये वाली होती है 80%। ठीक है, मतलब ये मोस्टली होती है। इसके पास एक्चुअली में सिर्फ ऐसे करके होता है। ठीक है, ये अल्फा 1 4 के साथ 1 6 लिंक भी बना, बोले कैसे होती है कि अनब्रांच होता है एमाइलोपेक्टिन। सेम स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्लाइकोजन का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताई गई है ना। जब आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हाँ, स्टोर फूड पढ़ेंगे एल्गी में, तो वहाँ पे बताया गया है
जो ग्लाइकोजन है वो सेम होता है एमाइलोपेक्टिन की तरह। तो एमाइलोपेक्टिन इज व्हाट, इज नथिंग जस्ट इन स्टार्च which found in the 80% constituent and found alpha 14 and alpha 16 linkage। 16 क्यों? क्योंकि ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ ब्रांच आ जाती है उसमें 16 लिंकेज आती है, और अनब्रांच रहती है तो 14 लिंकेज ओनली होती है, ठीक है। तो एमाइलोपेक्टिन जस्ट सिमिलर टू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को बोलते हैं क्या, एनिमल स्टार्च। इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं? कि जो चीज़ स्टार्च प्लांट में होती है वही चीज़ हमारे अंदर ग्लाइकोजन होती है, स्टोर एज ए फूड। इसलिए जब स्टोर एज ए फूड होगा तो हम इसको कंज्यूम करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। इसलिए कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन प्लांट क्या होती है, स्टार्च। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।